हमारे साथ मेजर अभिनंदन सिंह हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में कि स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा मोटिवेशनल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। तो आज बात करते हैं अभिनंदन सिंह जी से कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि आप आर्मी में थे, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में आए और आज आप पुलिस में हैं। तो तीनों ही वर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि देश की जनता की सेवा के लिए हैं। तो ये भाव कहाँ से है, ये भाव कब से है? आई थिंक ये भाव जब स्कूल में वो अपब्रिंगिंग के डेज थे, कुछ टीचर्स को श्रेय जाता है, कुछ घर वालों को श्रेय जाता है। और ख़ास मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे एक प्रिंसिपल रहे हैं जो जब मैं हाई स्कूल में था, वो प्रीस्ट हैं फादर जोसेफ, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ जी। तो उन्होंने जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग करा, हमें जो चीज़ों के बारे में बताया, तो आई थिंक वो एक कारण रहा कि बचपन से ही दिल में वो आरज़ू थी कि देश के लिए कुछ करना है, और आई थिंक वही आगे चल के यहाँ तक लेके आई है। तो आपने जैसे डाइवर्जेंस होते हैं आपकी लाइफ में, मतलब हम लोग देखते हैं कि इतना चेंज है, सिविल सर्वेंट की अलग जिम्मेदारियां हैं, फिर आप आर्मी में थे तो उसमें अलग अलग तरीके की लाइफ ही पूरी, मतलब हम लोग सिविलियंस कहलाते हैं, आप आर्मी पर्सन्स कहलाते हैं, तो बहुत अंतर है। तो उसको कैसे अब आप मैनेज करते होंगे? आई थिंक आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो ट्रेनिंग का इनिशियल 1-1.5 साल रहता है, तो उसमें आपको इस तरीके से सांचे में ढाल दिया जाता है कि कोई भी जो चुनौतियां हैं वो आपके लिए बड़ी नहीं रहती। क्योंकि वो आपको, जब हम एकेडमी में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है कि कोई भी चीज़ हमारे जो जज्बा है, हमारा जो अंदर वो आग है, उससे बड़ी नहीं है। तो इसलिए कोई भी जब चैलेंज आता है तो उसके लिए पहले ही मेंटली हम रेडी हैं कि आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि आर्मी से भी सिविल सर्विसेज में आना, सिविल डोमेन में आना, तो आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले से ही वो ट्रेनिंग उस तरीके से दी गई है कि जहन को पता है, दिमाग को पता है, बॉडी को पता है कि इससे ज़्यादा मुश्किल हम देख के पहले आ चुके हैं, तो आगे जो भी समय रहेगा वो मुश्किल होगा, बट संभाल लिया जाएगा। अभिनंदन सिंह जी, आप NGO भी चलाया करते थे, तो उसको किस तरीके से आपने एस्टैब्लिश किया और कैसे आपने, क्या उसके पीछे मोटिवेशन रहा? उसकी भी एक बहुत ही अनोखी सी कहानी है। जब स्कूल में थे हम, तो क्रिकेट तो हर जगह खेलने को मिलता है। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, इनफैक्ट मैंने JNK के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी खेला। अरे वाह। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रुझान बास्केटबॉल की तरफ गया। तो बास्केटबॉल जब खेलना शुरू करा, तो क्योंकि मैं स्कूल जहाँ मैं था वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल था, क्रिकेट तो किसी भी जगह खेला जा सकता है, लेकिन बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कोर्ट चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए कंक्रीट का, तो जो हमारे स्कूल के अलावा अखनूर में कहीं था नहीं। तो इसलिए बहुत साल हुए हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, पर खेलने के बावजूद भी हमने प्रोफेशनली किसी के साथ कभी कम्पीट नहीं करा। तो वो एक ठेस थी दिल में कि हम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल पाए। तो उस कारण एक मोटिवेशन आया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि हम बास्केटबॉल के मैचेस ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन जैसे हम वो संस्था बनाने की कार्रवाई में लगे, तो धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रिंसिपल रहे, तो उन्होंने मोटिवेशन दिया कि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स तक ना सीमित रह के और भी जो चीज़ें हमें लगता है जो समाज की बेहतरी के लिए करी जा सकती हैं, तो वो हमने सारा उस NGO के चार्टर में इंक्लूड करा, और फिर हमने NGO का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया। तो फिर उसको बनाने के बाद हमने अखनूर में और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इवेंट्स करे। खासकर हमें क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारी, मैं पर्सनली बहुत स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को लेक्चर्स वगैरह उनको मोटिवेट करता था कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा काम किया, और उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स को लेके मैराथन पहली बार अखनूर में आज तक हुआ नहीं था, 2011 में पहली बार हमने अखनूर में मैराथन करवाया। तो वो चीज़ें हैं जिससे वो धीरे धीरे NGO को हम आगे लेके बढ़े। आप एक ऐसे स्टेट से हैं जिसके बारे में बहुत सारे बहुत डर है लोगों के दिमाग में कि मतलब कैसे वहाँ सर्वाइवल होता होगा, कैसे लोग जीते होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि इतने उसमें, इतने प्रेशर, इतने टेरर में भी मोटिवेटेड रहे आप, और किस तरीके का माहौल था वहाँ उस समय, उस वक्त? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बहुत ही गलत धारणा है जो जम्मू कश्मीर के बारे में बाहर रहती है। जनरली हम ऐसा भी सुनते हैं कि जब लोग पठानकोट, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, तो पठानकोट क्रॉस करते हैं तो लोग अपने स्वेटर्स निकाल लेते हैं कि आगे सर्दी आने वाली है, बट ऐसा नहीं है।
जोग्राफिकली जम्मू कश्मीर, अगर हम जम्मू अलग प्रोविंस है, कश्मीर अलग प्रोविंस है, जोग्राफिकली इनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। बट अगर आप बात करें कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। कश्मीर वैली में आई एग्री कि कुछ चैलेंजेस रहे हैं हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ द टेररिज्म, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर ओवरऑल बात करें, तो वो माहौल ऐसा ही है जैसा आप दिल्ली में देखने मिलता है, यहाँ भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही फ्रेंडलीनेस है लोगों में, वैसे ही लोग आपसी सौहार्द में जीते हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो चीज़ें रहती हैं, कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण वो डर का माहौल रहता है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अब मैं भी प्लान करूँगी उधर। डेफिनेटली मैम, ज़रूर। मुझे मतलब हम सभी ये जानना चाहते हैं कि अभी जैसे हमने वर्क लाइफ बैलेंस पे बात की, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इट इज़ आर्ट, कि आप किस तरीके से ज़िंदगी के पहाड़ को चढ़ते हैं। तो आप कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी के पहाड़ को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उसे किस तरीके से जिया जाए, खासतौर से एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे? स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि अपने मन में एक विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ बिलीफ जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। क्योंकि यदि आप में सेल्फ बिलीफ है तो पहाड़ बड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए फिर भी एक चुनौती की तरह ही होगा, वो आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप सेल्फ बिलीफ रखते हैं तो आपको ये अंदर से ही वो आपके शरीर का कण कण ये जानता है कि मैं ये कर जाऊँगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी रेलवे सर्विस में हैं, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो उनसे एक दिन हमारी ऐसे ही शाम को बातचीत चल रही थी, तो वो कहने लगे कि सर मैं 3 बार प्रीलिम्स में फ़ेल हुआ, लेकिन 3 बार फेल होने के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो यकीन था कि मैं कर जाऊँगा। तो वही बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि वो यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि चुनौती जितनी भी बड़ी है, जो इंसान का जो साहस है, इंसान का जो विश्वास है, वो उस चुनौती से हमेशा बड़ा साबित हुआ है। और ये हिस्ट्री, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। क्योंकि आप जितना भी पीछे इतिहास में चले जाएंगे, आज तक इंसान, अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें, आज तक हारा नहीं है कभी। चुनौतियाँ फेस करी, बहुत ज़्यादा दुविधाएं भी आई, दिक्कतें भी आई, बट आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एआई के ज़माने में पहुँचे। कहाँ से पहुँचे हैं? वो इसलिए क्योंकि इंसान ने आज तक कभी हार नहीं मानी। तो यही चीज़ मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि सपना जो है वो बड़ा देखिए, इतना बड़ा देखिए कि खुद भी डर लगे कि ये मैंने क्या सपना देख लिया। लेकिन वो सपना जब आप बड़ा देखेंगे, एक विश्वास रखना है, और विश्वास रखने के बाद इतना डट के मेहनत करनी है कि भगवान भी अगर आपको आके कहें कि बच्चे की इस बार नहीं हो पाएगा, तो भगवान को भी ये कॉन्फिडेंटली कहने का आप में वो हुनर होना चाहिए कि भगवान जी इतनी मेहनत करी है कि इस बार तो नहीं रोक पाएंगे, अगली बार देखेंगे। खुद ही को कर बुलंद। जी बिल्कुल। तो इसी से मतलब जोड़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगी कि लेखक कैसे आया, एक कवि कैसे आ गया इतनी कठिन परिस्थितियों में, जो सर्वाइवल करता है। आर्मी में भी हम देखें तो, सिविल सर्विसेज में भी हम देखें तो थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना, ड्राई हो जाते हैं लोग, पर आपके अंदर से एक कवि उपजा है उसमें, और वो कितना अलग है और कैसे आया? आने का श्रेय आई थिंक क्लास 9th में मुझे याद है, हमारी इंग्लिश की एक हमारी टीचर हुआ करती थी, वाइस प्रिंसिपल थी हमारी, सिस्टर नाव्या करके। तो उन्होंने एक बार हमें होमवर्क दिया। उन्होंने टॉपिक दिया कि जो सी शोर होता है, जहाँ पे नदी का किनारा है, दरिया का किनारा है, उसके बारे में एक इमेजिनरी उन्होंने होमवर्क दिया कि आप कविता लिख के लाइए। तो उस वक्त थोड़ा मैं सिंसियर स्टूडेंट था, तो मैं घर गया, पूरा डिक्शनरी खोल के बैठा, पूरा अच्छे से उसको एक कविता बना के लाई। तो कविता वो अच्छी लिखी गई। तो वहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, लिखते गए, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आता गया। कुछ तो सुना पाएंगे? एक कविता है जो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी, इनफैक्ट ये है, इसका मैंने शीर्षक शायद टॉक में भी बात करी थी, यू आर अ लायन बॉर्न टू रोर। उसका आखिरी स्टैंजा है, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। हाँ, तो ये इस कविता, बहुत ही लंबी कविता है तो मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। उसका आखिरी स्टैंजा है, अंग्रेजी में मैंने लिखा है, थोड़ा सही है। हाँ जी। तो ये बात करता है कि ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डोंट यू वेट, लेट इट रेन इवन इफ इट इज मेंट टू पोर। यहाँ बारिश का मतलब है दुविधाएं आएंगी जीवन में। लेट इट रेन इवन इफ इट इज मेंट टू पोर, you are a diamond who is invincible to the core. However dark the night, your infinite soul will take you to the shore. What if there are mountains in the oceans? Your story is the making of an epic lore. For you have the courage, and that to galore. Because my friend, you are a lion who is born to roar, and you will roar and be hailed as the king of the jungle.
आजकल हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को देखते हैं, इंजीनियरिंग में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो हार मान करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के सामने, और आपकी जो ये कविता है इसके माध्यम से मतलब बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन मिल सकता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, बस हमें डट के सामने खड़े रहना है। मैं चाहूँगी आप एक अच्छा सा मैसेज उन स्टूडेंट्स को दें जो हार जाते हैं या जो ये सोच लेते हैं कि नहीं अब इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, एक हीरा वहीं से पैदा होता है। क्योंकि हम एग्जाम्पल में हर जगह एक एग्जाम्पल देता हूँ कार्बन का और डायमंड का। कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है, कार्बन से ही डायमंड बनता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ग्रेफाइट जो है एज़ कम्पेयर टू डायमंड उतना टेम्परेचर और प्रेशर विथस्टैंड नहीं करता है। एक नॉर्मल कार्बन के एटम्स को डायमंड तक बनने की जो जर्नी है वो निकलती है टेम्परेचर से और प्रेशर से, यानी कि हारने के बाद बार बार जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उससे हार हार के अपने आप को वो स्ट्रगल करने के बाद ही एक हीरा पैदा होता है। तो इसलिए यदि आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो मुस्कुराइए, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बस यहाँ गिव अप नहीं करना है। एक स्टेप और चलिए, यकीनन जो यूनिवर्स है वो आपके साथ 100 स्टेप और चलेगी, बट एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा। एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा जी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम सब के लिए ये बहुत मोटिवेटिंग है, आई होप। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। बहुत pleasure meeting you and pleasure having you here. Thank you so much. Thank you to the entire administration of SAGE for having me here. Good luck to all the students. Jai Hind.